बिहार में सियासी धुंध अब कुछ छटने लगी है। सियासी तस्वीर भी बहुत हद तक साफ होने लगी है। बिहार में जो हलचल है उसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम को छोड़कर इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में हैं। जेडीयू दफ्तर पर नीतीश के 4 करीबी नेताओं की बैठक चल रही है। राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव के करीबी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले बिहार के राजभवन के कार्यक्रम में जो तस्वीरें देखने को मिली उसने अगले 48 घंटों की तस्वीर भी और साफ कर दी। जहां नीतीश कुमार के सामने उन्हीं के बगल की कुर्सी पर लिखे तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को फाड़कर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी बैठ गए। कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार से तेजस्वी के न आने पर सवाल हुआ तो उन्होंने 2 टूक कह दिया, जो नहीं आया उससे जाकर पूछिए। इसी कार्यक्रम में नेता विपक्ष विजय चौधरी पहुंचे तो नीतीश कुमार से उनकी काफी देर तक बातचीत होते हुए भी देखी गई। इन तमाम बातों पर जीतन राम मांझी ने मुहर लगाई और कहा कि खेला तो हो ही रहा है। आरजेडी खेमे से भी रिएक्शन आने लगे हैं। शिवानंद तिवारी ने तमाम गतिविधियों पर आश्चर्य जताया, कहा कि मुझे नीतीश ने मिलने का समय नहीं दिया है। शिवानंद तिवारी के बयान से नीतीश और तेजस्वी के बीच की बढ़ती दूरी पर भी मुहर लग रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा तो नीतीश के करीबी नीरज कुमार पलटवार करते हुए आए कि नीतीश कुमार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, वो जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। इन तमाम बयानों ने बिहार में बड़ी सियासी हलचल को और भी दिलचस्प बना दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनिए राजभवन से बाहर निकलने के बाद क्या कहा नीतीश कुमार ने, विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं और जीतन राम मांझी का रिएक्शन भी देखिए। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? ठीक है, जो नहीं आए उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? ठीक है, जो नहीं आए उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। सामूहिक नेतृत्व का जब निर्णय होगा तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं और वो जानकारी मिल जाती है। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव नजर नहीं आए, अब वो बताएंगे उनकी विषय को हम कैसे जाने, अंतर्जामी तो हम है नहीं। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है ना कि जो चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं और जो लगभग तय दिख रहा है, ये जानकारी उन तक भी पहुंच गई है। नहीं, उनके मंत्री तो हमारे बगल में ही बैठे हुए थे, आलोक मेहता जी, वो तो आए हुए थे। अब नहीं आए तो वो अपनी बात है उनकी, क्यों नहीं आए बताएंगे, उनसे पूछा जाए। हम लोग कैसा कर रहे, आना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि आना चाहिए। कौआ कान लिए जाए तो कौआ का पीछा नहीं करना चाहिए, कान को देखना चाहिए। खेला हो रही है ना, देख नहीं रहे हैं, खेला तो हो रही है। मेहमान हमारे साथ चर्चा में आज की शामिल हो चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर जयंत जिज्ञासु आरजेडी से हैं। डॉक्टर जयंत, आपका स्वागत है। मंजीत कुमार सिंह जी पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका भी। और पटना से हमारे साथी नीतीश चंद्र भी हमारे साथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो पहले एक अपडेट दिल्ली और पटना से आपको हम दे दें। एट होम कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रपति भवन में देवेंद्र, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह पार्टी दफ्तर में है और उनकी नजर सियासी हलचल पर है। नहीं, पार्टी दफ्तर में नहीं है, वो एक मीटिंग के लिए हैं ऑलरेडी। और जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं कि अमित शाह को अगर कोई मुलाकात करनी है तो उसके लिए पार्टी दफ्तर में उनका होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई मुलाकात अभी तक, अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी तक गृह मंत्री की कोई पॉलिटिकल मुलाकात अभी तय नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि चिराग पासवान दिल्ली आए हुए हैं तो चिराग पासवान मुलाकात करने के लिए आए हैं। अब देखना होगा कि आज रात की ये मुलाकात होती है या कल मुलाकात होती है। बाकी जो होमवर्क किया जाना था सौरभ, वो होमवर्क किया जा चुका है। बीजेपी थोड़ा सा टाइम बाई सिर्फ इस लिहाज से कर रही थी कि ऐसा ना लगे कि आनंद फानन में बहुत जल्दबाजी में आपने डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन को बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, अपने प्रदेश के नेता उसको ठीक तरीके से डाइजेस्ट ना कर पाए या अपने सहयोगी उसको ठीक तरीके से डाइजेस्ट ना कर पाए। ये कल से जो आप कवायद देख रहे हैं सिर्फ वो एक्सरसाइज किया जा रहा है, बाकी जो करना है उसके बारे में तय किया जा चुका है। सौरभ जी, तो फिर ये बता दीजिए एक बार फिर कि तय क्या हुआ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी जेडीयू साथ होगी और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भ्रम नहीं है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को लेकर उनके पद को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। बीजेपी का सीधे ये था कि पिछले चुनाव के बाद जो परिस्थितियां थी आज भी वही हैं। जेडीयू या नीतीश कुमार छोड़ के अलग गए थे, अब अगर वो वापस आ रहे हैं
तो बीजेपी को उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बीजेपी के पास, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, कि ये समस्याएं जरूर थी कि बीजेपी का अपना कार्यकर्ता इस बात को लेकर बहुत नाराज था कि नीतीश कुमार पिछले चुनाव में उनकी सीटें कमाई, फिर भी बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया और आनंद फानन में बीजेपी का साथ छोड़ के वो आरजेडी के साथ चले गए, सरकार बना ली। इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं के भीतर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की यही चिंता थी कि इन कार्यकर्ताओं को भी ये ना लगे कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए कल भी 3 बजे बीजेपी के पदाधिकारियों और विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े वहां पे जाने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष उसमें रहेंगे और उनको यह बताया जाएगा कि इस प्रकार का फैसला अगर किया जा रहा है तो उस फैसले के पीछे वजह क्या है। दूसरी चीज, जो सहयोगी हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा, इनसे भी बातचीत करके इनको बताया जा रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, भले ही उसने उस डिसीजन को बहुत जल्द लिया, लेकिन जो प्रक्रिया है लागू करने की, उसमें समय लिया जा रहा है और वजह यही है कि सबको ही ठीक तरीके से डाइजेस्ट कर सके। देखिए, जो आपने बताया उसमें बड़ी खबर तो यही है देवेंद्र की बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनेगी, जेडीयू और बीजेपी की, और मुख्यमंत्री उसमें नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अपने आप में, चलिए एक तो बात जो पुख्ता तौर पर हम आपको बता सकते हैं वो सामने आई है। अब सवाल ये कि इस पर नीतीश कुमार कब कुछ कहेंगे, वो चुप क्यों है, और क्या इसके बारे में आरजेडी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है या उनको अभी भी लगता है कि स्थिति संभाली जा सकती है। नीतीश चंद्र के पास हम पटना चलेंगे। आरजेडी के नेता कह रहे हैं नीतीश संशय दूर करें, उनकी पार्टी के प्रवक्ता आकर के कहते हैं कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप जानिए। कोई इस पर साफ बोलने के लिए तैयार नहीं है नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब हर पक्ष को ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि क्या होने जा रहा है। आरजेडी के नेता सुबह तक बचते दिख रहे थे, दोपहर तक बचे, लेकिन फिर आखिर में मनोज झा सामने आए, उन्होंने अपनी बात रख दी, जेडीयू ने पलटवार कर दिया। और फिर जो कल का घटनाक्रम है उसमें विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से शाम 4 बजे, उसके बाद आरजेडी के विधायकों की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। तो कल जो बैठकों का सिलसिला है और उसकी जो तैयारियां की जा रही हैं वो भी बता रही हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इसलिए अब संशय बिल्कुल भी नहीं है और जो बातें अब तक कह सकते हैं कि सिर्फ संकेतों में थी, अब वो धीरे धीरे खुलकर आने लगी है। बीजेपी की तरफ से भी अब नेता ये कह रहे हैं कि राजनीति में कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा हम वो करेंगे। तो हर तरफ से जो चीज़ें पहले थी उसमें काफ़ी बदलाव दिख रहा है और जो तस्वीरें आपने राजभवन में देखी होंगी वो तस्वीरें ही बहुत कुछ बताने को काफ़ी हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। उन तस्वीरों से पता चल जाएगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव वहाँ पर नहीं आते हैं, उनके नाम की जो कुर्सी है वो खाली रहती है, उस कुर्सी की जो पर्ची है उसको फाड़ कर अशोक चौधरी बैठ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें समझने के लिए पर्याप्त है। अब इससे ज़्यादा किसी संकेत की और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ औपचारिकताएं बची हुई हैं और संभव है कि नीतीश कुमार कल या परसों इस्तीफा दे देंगे और फिर एक बार उसी राजभवन में पहुंचेंगे जहां वो थे और फिर उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो आगे होगी। जी, अब ये तो पार्टियों को तय करना है कि कब वो इस बात का सार्वजनिक ऐलान करती हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूं। प्रेम जी, जो बात अभी देवेंद्र की आप अभी सुन रहे थे, नीतीश जो पटना से बता रहे हैं, आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अभी क्या है बिहार की परिस्थिति पर? देखिए, देवेंद्र जी राजनीतिक संपादक हैं, राजनीति उनकी समझ बहुत बेहतर है जी। उनकी राजनीति की समझ को आत्मसात करने का मैं भी प्रयास कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है। जिस तरह की बिहार में परिस्थितियां हैं, जिस तरह पर्चियां फट रही हैं, पर्चियों को फटते हुए देख रहे हैं हम लोग भी कि पर्चियां कहां तक फटती हैं। नहीं, आप केवल किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, इसमें कोई भूमिका आपकी नहीं है। देखिए, किनारे खड़े होकर देखने वाले की भूमिका होती है ना, देखना कम भूमिका है। जी देवेंद्र, जो प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं, इतनी भूमिका है बस इनकी? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे प्रेम शुक्ला जी इतना ही अभी बोल सकते हैं ना सौरभ, वो कैसे ही आगे बढ़ के बोल दें। और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बातचीत की है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रवक्ता होता है तो बहुत मर्यादित उसमें शब्दों का इस्तेमाल करना होता है कि पार्टी जब तक आपको ये कमांड ना दे दे कि आप खुल के बोले तब तक नहीं बोलना होता है। अदरवाइज प्रेम शुक्ला जी की राजनीतिक समझ इतनी है
सौरभ, मुझे लगता है कि देश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे इस उम्र में जिनकी राजनीतिक समझ इतनी परिपक्व होगी। किसी भी स्टेट के बारे में बात करें आप, वो आपको बहुत डिटेल बताएंगे, बहुत इतिहास भी बताते हैं, वर्तमान भी बताएंगे। ऐसे में बिहार का भविष्य उनको ना पता होगा, ये कैसे संभव है? दूसरी चीज अगर आप देखें तो इसमें बीजेपी का अपना स्टैंड अगर आप देखें तो सौरभ, वाकई पिछली बार जब नीतीश कुमार छोड़ के गए थे उसमें भी बीजेपी का कोई रोल नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिसके चलते नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए। जितने आरोप लगाए गए थे उसका कोई मतलब नहीं था नीतीश कुमार की तरफ से, जो भी आरोप लगा। और अब जब नीतीश कुमार दोबारा वापस आ रहे हैं बीजेपी में, तो बीजेपी तब अब भी वही खड़ी है जहां पे तब खड़ी थी। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के बीजेपी के स्टैंड में जो गंभीरता आपको दिख रही है, जो धैर्य दिख रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? नहीं, इतना तो अंतर आ गया स्टैंड में प्रेम जी आपकी पार्टी के। अमित शाह जी का सार्वजनिक मंच से स्टेटमेंट था अप्रैल 2023 में कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। आज सुशील मोदी कह रहे हैं दरवाजे हमेशा के लिए कभी बंद ही नहीं होते। जी देखिए, मैं जितना वास्तु शास्त्र के बारे में जो थोड़ी मेरी समझ है कि दरवाजा तो आने जाने के लिए ही होता है। जब दीवार खिंच जाती है तो आदमी को कूद कर आना पड़ता है। तो मेरी जो वास्तुशास्त्र की समझ है, दरवाजे बंद होते हैं खुलने के लिए, खुलते हैं बंद होने के लिए। और नीतीश कुमार कूद कर आना चाह रहे हैं, उसमें आपको आपत्ति नहीं है? देखिए, अभी दीवार तो खिंची नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। आपने कहा कि ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसको लांघना पड़ेगा, और दरवाजा है तो खुलेगा भी और बंद भी होगा। मुझे लगता है कि काफी कुछ तो प्रेम जी जो है वो स्पष्ट कर ही रहे हैं। मंजीत जी हमारे साथ है। मंजीत जी, आप पूछ रहे थे, आपकी पार्टी ने पूछा था कि स्पष्टीकरण देना चाहिए खुद मुख्यमंत्री को। उनके प्रवक्ता सामने आए थोड़ी देर पहले, विजय चौधरी, और उन्होंने कहा कि जब हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तो हम क्या स्पष्टीकरण दें? कंफ्यूजन आपके बीच में। बात सही है, हम लोगों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कंफ्यूजन नहीं है तो किस बात का हम जवाब दें? यदि राष्ट्रीय जनता दल को कोई कंफ्यूजन उनके बीच उत्पन्न हुई है तो उनको सार्वजनिक तौर पर यह बताना चाहिए कि उनको किस बात को लेकर कंफ्यूजन है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो लगातार बिहार में 18 वर्ष से विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के हित में काम कर रहे हैं, और आज भी बिहार के हित में काम कर रहे हैं, और आगे भी आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के हित में वह काम करेंगे। और बिहार में उन्होंने महागठबंधन आदरणीय नीतीश जी ने ही बनाया था, और देश के स्तर पर इंडिया अलायंस आदरणीय नीतीश कुमार जी ही ने बनाया। तो जब नीतीश कुमार जी ने बिहार से लेकर देश के स्तर पर इंडिया अलायंस बनाई तो इसमें कंफ्यूजन किस बात की राष्ट्रीय जनता दल को है? अगर कंफ्यूजन है तो उनको सार्वजनिक रूप से उन्हीं को बताना चाहिए कि उनको किस बात को लेकर कंफ्यूजन हो रही है। जी नहीं, मैं माफी चाहता हूं, इतनी कंफ्यूजन तो है, मैं भी शायद कंफ्यूज हो गया। मैंने आपको शायद आरजेडी का नेता के तौर पर परिचय करा दिया, माफी चाहता हूं। लेकिन मंजीत जी ये बताएं, 2-3 दिन से टीवी पर ये तमाम खबरें चल रही हैं कि सरकार आप बना रहे हैं बीजेपी के साथ जाकर के, कोई इसका खंडन नहीं कर रहा। आप खंडन कर दीजिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब गलत चल रहा है, हम लोग इंडिया अलायंस में है, आरजेडी के साथ सरकार है, रहेगी। देखिए, अभी वर्तमान परिस्थिति में तो बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है जी। और मीडिया के माध्यम से ही सूत्रों के हवाले से ही सब जानकारी हो रही है, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हो रही है तो मैं एक तरह से कहूंगा यह एक काल्पनिक बात है, और राजनीति में कोई काल्पनिक बात नहीं होती है, राजनीति में यथार्थ की बात होती है, और जो भी यथार्थ की बात होगी वह आएगी सामने। लेकिन अभी जो भी बात हो रही है वह काल्पनिक बात होगी, समय का इंतजार करिए। नहीं, काल्पनिक है, गलत है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ के बताइए ना, आप कह दीजिए गलत खबर है ये। देखिए, ये सूत्रों के हवाले से मीडिया के चैनलों में यह सब सनसनी फैल रही है, ये हो रहा, वो हो रहा, ये परिवर्तन हो रहा, तो यह बात तो मीडिया में चल रही है, और मीडिया के लोग ही इस बात को सवाल कर रहे हैं। जब मीडिया के समक्ष इतनी सारी बात हो गई तो स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों को ही बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और नीतीश कुमार के कमाल किया आपने। महागठबंधन की सरकार, चर्चा ये चल रही है कि आप सरकार छोड़ेंगे, साथी छोड़ेंगे, दूसरा साथी पकड़ेंगे, और क्लियर करे मीडिया इसको। सूत्रों के हवाले से चल रही है यह बात।
हमारे हवाले से तो कहीं कोई बात इस तरह की आई नहीं है अब तक, और इसीलिए मैंने कहा कि या तो काल्पनिक प्रश्न आपके हैं, और काल्पनिक प्रश्न का क्या मैं जवाब दूं? मैं तो एक प्रवक्ता हूं, भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। देखिए, हमारी भी मर्यादा है, आपकी प्रवक्ता के तौर पर मर्यादा है कि जितना कहा गया उससे ज्यादा नहीं बोलना है। हम अपना सोर्स, अपना सूत्र रिवील नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ देवेंद्र पाराशर, नीतीश चंद्र खड़े हैं, अभी बता देते हैं आप दोनों की पार्टी में कौन से बड़े नेता ने क्या कहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, वो भी मर्यादा से बंधे हुए हैं। नीतीश, कोई डाउट है क्या इसमें जो आपने रिपोर्ट किया वो नहीं होने जा रहा है? नहीं, देखिए, एक नीतीश चंद्र से पूछ रहा हूं आपके सामने। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो थोड़ा भी भ्रम नहीं है, और बिल्कुल जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि कहीं कोई संशय नहीं है और बिल्कुल तस्वीर साफ दिख रही है। आप नेताओं के बयान को देख लें, घटनाक्रम को देख लें, तस्वीरों को देख लें और संकेतों को देख लें, यदि सबको मिला दें तो कहीं कोई अब संशय नहीं है। और ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी का 2 उप मुख्यमंत्री होगा, फिर उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब तय हो चुकी हैं। सिर्फ अब ये देखना है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा देते हैं या परसों देते हैं। और आप देखिए, आरजेडी के नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसकी शुरुआत रोहिणी के ट्वीट से हुई थी, तो ये भी बताता है कि अब आरजेडी खेमे को भी इस बात की जानकारी हो गई है, तभी आरजेडी के नेता अब खुलकर कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी, मनोज झा, ये तमाम नेता जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी बता रहा है कि अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और अब बस इंतजार इस बात का है कि अगले कितने घंटे में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। मैं डॉक्टर जैन से पूछ लेता हूं, अभी हमसे 1-1.5 घंटा पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर जैन, देखिए, दर्शक जरूर जानना चाह रहे होंगे और खासकर पटना में, आप बिहार में जो लोग आपको देख रहे हैं, कि कुछ क्लैरिटी दें आप लोग, तमाम सियासी दल ही, कि चल क्या रहा है आखिर सरकार में। देखिए, हम लोग बहुत वचनबद्ध लोग हैं, जनता के साथ जो करार करते हैं उसको निभाने की हर संभव कोशिश करते हैं। आज अब देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग इस बात का जरूर जिक्र करते हैं, और हमारी सरकार और हमारे नेता और सरकार के मुखिया तेजस्वी जी और नीतीश जी के बारे में जरूर कहते हैं कि बिहार ने एक मिसाल पेश की है कि कैसे लोक कल्याणकारी राज्य में सरकारी नौकरी दी जा सकती है, अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा सकती है। तो हमारी ओर से तो कहीं कोई कश्मकश है ही नहीं। हम जहां थे आज भी हम वही हैं, और हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने हमेशा हेड ऑन लिया है। किसके खिलाफ? तो पूंजीपति प्रेमी सरकार के खिलाफ। किनके पक्ष में? तो किसानों, कमजोरों, मजलूमों, मजदूरों, गरीबों के पक्ष में। तो हम तो ये मानते हैं कि जो इंडिया ने एक शक्ल लिया, एक हमारा जो मोर्चा है, वो इंडिया को संवारे, निखारे, उसके कोर वैल्यूज को, असल लोकतांत्रिक मूल्य को बचाए। और इसी जतन में माननीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी लगातार मुहिम चला रहे थे, और नीतीश जी जब से हम लोग के साथ आए, कुछ बदला तो उस मुहिम को एक मजबूती मिली। जनता की लालू जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट आपने देखे, जो बाद में उनको डिलीट करने पड़े। आज के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का न जाना राजभवन में, जो उनकी कुर्सी जिस पर उनके नाम की पर्ची लगी थी, या जेडीयू के नेता पर्ची फाड़कर उस पर बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं जो नहीं आया उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ये तो जवाब वो नहीं देते अगर सब कुछ ठीक होता। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारी ओर से जो लोग भी अधिकृत हैं, उनके बयान लगातार, जब से महागठबंधन बना है, एक कुछ आप नहीं बता सकते। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कैसे हम इस देश से मौजूदा हुकूमत को बदलें। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इकबाल का एक शेर है, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। चाहे मोनार्की हो, बीट द ड्रामा ऑफ डेमोक्रेसी और बी द ग्रेंजर ऑफ मोनार्की, इफ देयर इज नो ऑनेस्टी देयर रिमेन्स रोबरी। हम लोग हमेशा मर्यादित तरीके से, शालीन तरीके से गठबंधन धर्म का निबाह करते रहे, और आज भी हमारी सरकार एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक फैसले ले रही है। जी ठीक, चट्टानी एकता के साथ इस देश को, मैं देख रहा हूं अभी भी आप नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, उनसे कोई सवाल पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। आज भी आपकी बातों में
आपकी बातों में जो तलखी दिखाई दे रही है वो बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है। वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, गठबंधन धर्म की, प्रेम शुक्ला जी, और कह रहे हैं जिसको पसंद नहीं है सरकार वो है पूंजीवादी प्रेमी। सौरभ जी, एक वाक्य सिर्फ अगर कहने की इजाजत दें। नहीं बिल्कुल बोलिए, सॉरी। कोई कहीं नहीं जा रहा है और इतनी अच्छी भली चल रही सरकार को जरा सी भी खरोंच कहीं से भी आती है, किसी भी तरह के ठग लोग अगर इसको डिस्टर्ब करने की एक तरह से दुस्साहस करते हैं तो फिर आप जान लीजिए जो लोग भी हुलुक बुलुक करेगा उसको जनता की अदालत में जमानत नहीं मिल सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ठीक, प्रेम शुक्ला जी, मुझे तो लगा आप ही के लिए कहा गया। जी देखिए, जिज्ञासु जी जो है प्रगल्भ होने का प्रयास का नाम नहीं लिया है, ये बहुत अभिनंदनीय है कि जंगल राज के लोग जो हैं उनको जो है विकास की बातें कम से कम याद आ रही हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिज्ञासु जी की जो प्रगल्भता है इसका ट्यूशन इन्होंने, मुझे लगता है कि श्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी जी को देना चाहिए था थोड़ा। श्रीमान शिवानंद तिवारी को भी थोड़ा ट्यूशन पढ़ाए जाने की आवश्यकता थी। श्रीमान मनोज झा का भी एक बयान आया, उनको भी कुछ मुझे लगता है ट्यूशन पढ़ाए जाने की आवश्यकता थी। और मुझे लगता है थोड़ा तेजस्वी जी को भी इस बारे में ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता थी कि वो प्रगल्भता के साथ जो है आज राजभवन आते। ये सारी मनोज झा का बयान भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं। रोहिणी जी का जो ट्वीट था भारतीय जनता पार्टी ने हैक करके तो उनके हैंडल से किया नहीं। और जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी के ट्यूशन पे तो शिवानंद तिवारी जी ने किया नहीं। मीडिया की ये जो सारी कयास है ये किसके आधार पर हो रहा है? आज श्रीमान नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी तो कभी उनको अस्पृश्य मानती नहीं रही है। हाँ, उनको पलटू राम इत्यादि से जो है अपशब्दों का प्रयोग लालू जी, तेजस्वी जी करते रहे हैं। और कुछ दिन पहले आप इंडिया टीवी पर ही मैंने ये समाचार भी सुना था और ये विश्लेषण भी देखा था कि ललन सिंह के माध्यम से कुछ तोड़फोड़ का प्रयास, इस तरह की कुछ खबरें। अब उसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता और उस पर कोई टिप्पणी करना मेरी तरफ से औचित्य भी नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें चली थी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया गया था। ये मीडिया के तमाम लोग, बिहार के जानकार लोग, बिहार के विशेषज्ञ लोग बताते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी को जो है कि पार्टी तोड़ने का कोई प्रयास करे, उनकी पुत्री जो है उनको जो है वंशवाद पर लेक्चर पिलाए, मनोज झा उनसे जवाब मांगे, शिवानंद तिवारी कहें वो मिलते नहीं हैं और स्वयं नीतीश कुमार कहें कि तेजस्वी यादव जी जो हैं क्यों नहीं आए, उन्हीं से जाके पूछो। उसके बाद भी हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और उसके बाद भी हम जो हम टिप्पणी कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी उसके बाद पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो मुझे लगता है जिज्ञासु जी थोड़ी अपनी जिज्ञासा जो है आपकी, ये अपने पार्टी के नेताओं से भी प्रकट करके बात को समझ लें कि क्यों रोहिणी जी इस तरह की टिप्पणी करती हैं, मनोज झा जी को क्या उतावलापन है, शिवानंद तिवारी क्यों सार्वजनिक तौर पर बोलने लगते हैं। थोड़ा आप ट्यूशन दीजिए, आप बड़े प्रगल्भ व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। जी ठीक, अच्छा एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेते हैं। देखिए शायद उत्तर कहीं से आ ही जाए इस बीच में और पता चली जाए कि बिहार में होने क्या जा रहा है। अब ये तो हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि भी कोई कर दे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कब तक होगा इसको लेकर के तमाम अटकलें भी चल रही हैं और पटना से दिल्ली से लगातार खबरें भी आ रही हैं। हमारी चर्चा जारी है, मेहमान बने हुए हमारे साथ डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु आरजेडी से और मनजीत सिंह जी हमारे साथ जेडीयू से बने हुए हैं। साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और पटना से हमारे साथी नीतीश चंद्र। नीतीश, ऐसी भी खबरें हैं कि सारी पार्टियों ने अपने विधायकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, और कल से बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है। कल आरजेडी ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है दोपहर 1 बजे, फिर शाम 4 बजे बीजेपी ने बैठक बुलाई है। पटना में बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी और जो तमाम बड़े नेता हैं, इसके अलावा जो विधायक हैं, वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब खबर ये भी आ रही है कि जेडीयू ने भी
समय तय कर दिया है। 28 जनवरी को सुबह 10 बजे जेडीयू के विधायकों की बैठक होगी। तो यानी अगले 2 दिन जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इन्हीं 2 दिनों में जो बिहार का जो सियासी भविष्य है वो तय हो जाएगा कि आगे क्या कुछ होगा। तो अब धीरे धीरे तस्वीर और साफ हो रही है कि ये जो लगातार इतनी बैठकें आखिर हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। और इससे पहले जब नीतीश कुमार साथ छोड़ते रहे, आते रहे, तो उस दौरान के घटनाक्रम को भी आप मिलाकर देखें तो बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर होती थी। किस तरह से बैठकों का दौर चलता था, फिर उसके बाद एक औपचारिक बातें सामने आती थी। तो अगले 2 दिनों में यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और जब 2 दिन का वक्त बीत जाएगा तो आप मान सकते हैं कि परसों, यानी चूंकि 10 बजे जेडीयू की बैठक है परसों, तो परसों संभव है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें और उसी दिन संभव ये भी है कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। जी प्रेम शुक्ला जी, मैं आप अब चूंकि आपने कहा कि आज इन परिस्थितियों में जो कुछ भी हो रहा है कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आपको कमेंट करने की जरूरत पड़े, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर आपका जो अपनी पार्टी का स्टैंड रहा है, मैं उस पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अगर आपके साथ दोबारा आ भी जाएं, अगर वो ऐसी पेशकश करते हैं तो क्या वो एक भरोसेमंद साथी कभी साबित होंगे? क्या हमेशा उनकी भूमिका पर शक नहीं रहेगा? देखिए, निर्णय लेने का जो अधिकार है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को है। अब कौन विश्वसनीय है, कौन नहीं है, कितना विश्वसनीय है, कितना नहीं है, इन सारे विषयों पर विमर्श करके ही नेतृत्व निर्णय लेगा। जी, आपकी पार्टी में लेकिन ये माना जाता है कि जो खासकर राज्य की इकाई है उसमें काफी विरोध है कि नीतीश जी के ऊपर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बातों पर मैं क्या टिप्पणी करूं। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है गली से लेकर दिल्ली तक किसी बात पर मतभेद होता है। सारे एक स्वर में जो बात जो है जमीनी कार्यकर्ता करता है, नेतृत्व उसको बहुत ध्यान से सुनता है और जो निर्णय नेतृत्व लेता है जमीन का कार्यकर्ता उसका अनुसरण करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब एक ही स्वर में चलते हैं। जी ठीक है, देखिए भाई, तो हमारे सामने पब्लिक स्टेटमेंट है आपके बहुत सीनियर लीडर्स की कि नीतीश जी के साथ दोबारा हमारा कभी कोई तालमेल नहीं होगा। उसके बावजूद अगर ये होने जा रहा है, मैं फिर अगर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी एक ही वजह दिखाई देती है, सामने लोकसभा का चुनाव। अब 40 में 39 के परफॉर्मेंस को दोहराना नीतीश कुमार के बगैर क्या संभव नहीं है आपकी पार्टी के लिए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे राज्यों में, आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते थे कि सपा बसपा गठबंधन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बार 1993 में एक नारा लगा था वहां कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, मायावती और अखिलेश यादव मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो 80 में से 64 सीटें जीत गई। अभी बिहार में आपने देखा कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के गठबंधन ने चुनाव लड़ा और 3 के 3 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन, और आपको ध्यान होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना एक बार अलग हुई। शिवसेना के मन में बहुत दिनों तक भ्रम था कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन जब अलग होकर लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी 124 सीटों पर पहुंच गई, शिवसेना 63 सीटों पर रुक गई। तो भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान होगा बंगाल में हमारी 2 विधायक हुआ करते थे, 18 सांसद चुन लिए गए। हमारा जो है तेलंगाना में 2 विधायक हुआ करते थे, 4 सांसद चुन लिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो है इस तरह के मानदंडों के आधार पर अगर कोई निर्णय लेता है तो वो चूक करेगा। मंजीत जी हमारे साथ जेडीयू से हैं, प्रेम हमारे साथ जिज्ञासु जी आरजेडी से बने हुए हैं। मंजीत जी, ये भी बहुत लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अंदर एक खास भूमिका ना मिलने की वजह से बहुत नाराज थे और ललन सिंह को हटाया जाना उनकी नाराजगी में लिया गया शायद पहला बड़ा कदम था, और बाद में फिर जब उनको संयोजक पद की पेशकश हुई तो उन्होंने खुद ही उसको ठुकरा दिया जो वो चाहते थे कि उनको बहुत पहले बना दिया जाए। नहीं, ये तथ्यहीन बातें हैं। और आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने स्वयं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा कि चूंकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और लोकसभा के चुनाव की तैयारी में हम लगना चाहते हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आप स्वयं संभालिए। और मुख्यमंत्री जी ने उस पद को ग्रहण किया और फिर जनता दल यू के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
तो यह तथ्यहीन बातें हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के बारे में जो भी मीडिया में चलाया गया या दूसरे लोग उसको प्रचारित कर रहे थे, वह तथ्यहीन बातें थी। अब आप इसको तथ्यहीन कह लीजिए, मीडिया तो मंजीत जी ये बता रहा था कई रोज से कि ललन सिंह जो है उनका इस्तीफा होगा, उनको राष्ट्रीय पद से हटना पड़ेगा, और वो कह रहे थे कि आप मेरा इस्तीफा बीजेपी दफ्तर से लिख कर लाए हैं क्या, लेकिन उनका इस्तीफा हुआ था। ललन सिंह जी ने तो चुनौती दिया कि हम कहां पे 11 विधायकों के साथ हमने बैठक की, मीडिया इस बात को सामने लाए और मैं मीडिया के ऊपर मुकदमा भी करूंगा, उनको लीगल नोटिस भी दूंगा मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने मीडिया को चुनौती दी थी और लीगल नोटिस की भी बात। मैं 11 विधायकों के साथ बैठक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने कहा तथ्यहीन, मैं उस बात पर कह रहा हूं। हमने तो कहा था वो इस्तीफा देंगे और इस्तीफा हुआ नहीं, आप लोगों ने उसके साथ साथ यह चलाया था कि आदरणीय ललन सिंह जी 11 विधायक के साथ अलग से उन्होंने बैठक करके जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया। क्या यह सारे मीडिया के लोगों ने नहीं चलाया और इस बात की चुनौती आदरणीय ललन सिंह जी ने मीडिया को नहीं दी थी? तो यह तथ्यहीन बात, बेबुनियादी बात उनके बारे में चलाई गई थी। और इंडिया अलायंस का जहां तक सवाल है, बिहार में महागठबंधन का स्वरूप अगर किसी ने दिया, आदरणीय नीतीश कुमार ने दिया, उसी आधार पर देश में एक इंडिया अलायंस बनाने की उन्होंने कोशिश की। और शुरुआत दौर से नीतीश कुमार जी यह चाहते थे कि देश के अंदर सीटों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें तत्परता नहीं दिखाई, जिसका परिणाम बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने की अगर कहीं जिम्मेवारी थी तो वह जिम्मेवारी तो कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में था। तो नीतीश कुमार जी ने बीच में इस बात का उल्लेख भी किया था कि कांग्रेस पार्टी को सीट बंटवारे में अभी रुचि नहीं है। इस बात पर तो उन्होंने बीच में कांग्रेस को बताया ही था। तो वो सारी बातें मीडिया के सामने आई। जो नाराजगी ममता बनर्जी को है या अरविंद केजरीवाल को है, वो नीतीश जी को नहीं है, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी को देखिए, इंडिया अलायंस के सूत्रधार मंजीत जी, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। मंजीत जी, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास। देवेंद्र, क्या अब ऐसे तो ये कहानी कब से चल रही है नहीं कहा जा सकता पिन पॉइंटेडली, लेकिन प्रमुख वजह क्या है इस मोह भंग की नीतीश कुमार की? सौरभ, जवाब देने से पहले एक अपडेट देते हैं आपको कि आपने जिस बैठक की बात की थी गृहमंत्री अमित शाह की, जो बैठक चल रही थी उसमें अमित शाह भी अब पहुंच चुके हैं। उनका जो पहले का मीटिंग था, मीटिंग खत्म करने के बाद वो पहुंच चुके हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी एक्सटेंशन बिल्डिंग में इस बैठक का करना, सिर्फ और सिर्फ 4 नेता जिसमें मौजूद हों, ये बैठक आराम से गृहमंत्री अमित शाह के घर पे हो सकती थी। जैसे कल रात में बैठक हुई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे हो चुकी थी। लेकिन बीजेपी एक्सटेंशन बिल्डिंग में आकर करने का मकसद ये है कि कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस निर्णय पर पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं का जो भी सेंटिमेंट है उस पर बीजेपी मंथन कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि परसों से ही गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं जो उपलब्ध थे उनसे दिल्ली में मुलाकात की, जो उपलब्ध नहीं थे उनसे फोन पे बातचीत करके गठबंधन को लेकर उनसे राय ले ली थी। उसके बाद शाम में पीएम के पास पहुंचे, 3 घंटे बैठक हुई, उसके बाद की कहानी हम लोग जानते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में बात करें तो जो बात मंजीत सिंह जी कह रहे थे कि मीडिया ने ऐसा चला दिया, मीडिया ने जिस बैठक की बात वो कर रहे हैं वो तो कुछ सिलेक्टेड मीडिया नहीं चलाया था, सबने नहीं चलाया था, एटलीस्ट इंडिया टीवी ने तो नहीं चलाया था। लेकिन सबने ये कहा था कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं और ये सूचना भी जेडीयू के नेताओं ने ही दी थी। मीडिया को जानकारी कहां से आती है? ऑफ रिकॉर्ड ये जानकारी दी गई थी और बाकायदा ये बताया गया था कि जेडीयू के अधिकांश नेताओं की ये राय है कि ललन सिंह अब आरजेडी खेमे में जा चुके हैं एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर, और बार बार वो चाहते हैं, नीतीश जी के ऊपर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बना दिया जाना चाहिए और आपको देश में घूमना चाहिए। इस बात को लेकर ही उसके बाद जेडीयू के भीतर एक बड़ा खेमा ये चाहता था कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया और वही हुआ। उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को अगर ये बात समझ में आ गई कि हमें अपदस्थ किया जा रहा था,
तो उसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा। और नीतीश कुमार की कार्यशैली को सौरभ आप शुरू से देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक बार अगर वो मूड बना लेते हैं तो फिर फैसला कर लेते हैं, और फिर रिग्रेट करना होता है तो 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी रिग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो पीछे नहीं हटते। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो बात हम लोग सौरभ कर रहे हैं कि बीजेपी की जो चिंता थी या अभी अगर है तो सिर्फ इस मैसेजिंग की कि हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे ये समझाएं कि आपके स्वाभिमान का ध्यान रखा गया। और ये प्रक्रिया चल रही है सौरभ। आपको याद होगा कि पटना में जिस प्रकार से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दरमियान नीतीश कुमार ने भोज रद्द किया था और उसके बाद 2013 में फिर अलग हो गए, फिर बाद में जुटे, फिर 2 साल पहले अलग हो जाना, ये सारी चीजें बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटिल करते रही हैं। वहां पर बीजेपी नेतृत्व को ये समझाना है उन कार्यकर्ताओं को कि क्योंकि आपको आगे का भविष्य भी देखना है, आगे का भविष्य इस रूप में कि बीजेपी ये मानकर चलती है कि आगे की पॉलिटिक्स आरजेडी वर्सेस बीजेपी ही होनी है, और वहां पर जो नॉन यादव ओबीसी वोटर है, जो जिसके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार बिहार में हैं, उन वोटर्स को यह मैसेज दिया जाए कि उनका विकल्प जेडीयू के बजाय अब बीजेपी हो सकता है अगर आरजेडी से फाइट करनी है तो, और उसी की पूरी कवायद सौरभ चल रही है। जयंत जी, आरोप आपके ऊपर है कि आपने मजबूर किया नीतीश कुमार को ये रिश्ता तोड़ने के लिए। अब ये तो आप एक निष्कर्ष बता रहे हैं जो हम तो निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं, आप ही लोग उससे इनकार कर रहे हैं, है ना। हम तो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई जानकारी, किसी भी तरह का संशय वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के इकोसिस्टम में तैर रही है। हम तो ये मानते हैं कि भाई हमारे नेता जो हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव और गांधी, गांव और गरीब को केंद्र में रख के राजनीति करने वाले इस देश के राष्ट्रीय नेता हैं, और वो लोग जानते हैं कि उनकी क्या विश्वसनीयता है और उन्होंने किस तरह की राजनीति की है, कैसे सरकार चलाई है, कैसे गठबंधन चलाया है। हम बहुत आश्वस्त हैं और हम इस बात को लेकर किसी तरह के भ्रम में नहीं है कि हमारी सरकार ने जिन मुद्दों के साथ जनता के साथ 2020 में करार किया था, वो सारे अहम वायदे तेजस्वी जी ने अपनी प्रतिबद्धता के चलते पूरा किया है। हमने मैनिफेस्टो का नाम भी प्रतिबद्धता पत्र रखा था, आपको ध्यान होगा, और लंबे समय के बाद घोषणा पत्र की गंभीरता और विश्वसनीयता को कायम करने का श्रेय श्री तेजस्वी यादव जी को जाता है। मेरा ये कहना है कि जो नवजात शिशु होता है प्रसव गृह में, उसको नमक चटाकर उसको काल कवलित नहीं किया जाता। हमारा जो मोर्चा है वो शैशवावस्था में, अभी बमुश्किल एक साल 1.5 साल हुए हैं, तो लोगों की उम्मीदें उसकी तरफ लगी हुई, इंडिया की तरफ जी। कि इंडिया के जो कोर वैल्यूज हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा है, उसको यही बचाएगा, इस देश को वापस पटरी पर लाएगा। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, समय मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन पे चूंकि बंगाल का भी जिक्र आ गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ उसका भी जिक्र आ गया, और हमें तो लग रहा है कि पटना बिहार में भी वही हो रहा है। तो ये जो गठबंधन की बात थी, प्रेम शुक्ला जी, इस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी? हम कभी मन में 6-5 नहीं प्रेम जी, देखिए, स्वयं जिज्ञासु जी कह रहे हैं कि नवजात शिशु को जो है वो नमक चटाया जा रहा है। अब स्वयं जिज्ञासु जी कह रहे हैं कि नवजात शिशु को जो है नमक चटाया जा रहा है, तो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस जो है वो तो जो है आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से ज्यादा नवजात है। अब उसको ममता जी भी नमक चटा रही हैं, उसको केजरीवाल जी भी नमक चटा रहे हैं, उसको आप लोगों की खबरों के अनुसार जो है यहाँ से भी नमक चटाए जाने की स्थितियां हैं। तो नमक चाटने के बाद नवजात शिशु कितना बचेगा, जिज्ञासु जी ही बताएं। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी, जिज्ञासु जी, मंजीत जी, बहुत शुक्रिया। देवेंद्र और नीतीश, आपका भी बहुत शुक्रिया।